ये मार्कर है यहीं पर। चलो जी, कहाँ तक बताए थे? सेटेलाइट चल रहा था ना? हाँ? चलो, सेटेलाइट का वो बता दिया था ना, ठीक है, आगे लिखो। मोशन ऑफ प्लैनेट्स। अच्छा हाँ, टू स्टार, सही सही। स्टार, अच्छा बोला सेंटर ऑफ मास वाला लॉजिक बता दिए थे कि जो जो भी घूमता है वो, स्टार जो घूम रहा था किसके अबाउट घूम रहा था? सेंटर ऑफ मास। ये चीज बताए थे ना। अर्थ किसके अबाउट घूमता है? सेंटर ऑफ मास। और किसका सेंटर ऑफ मास? अर्थ और सन का। अगर अर्थ और सन को देखा जाए तो अर्थ और सन किसके अबाउट घूम रहा है? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, लिखो टू स्टार प्रॉब्लम लिखो। देखो टू स्टार प्रॉब्लम में करना क्या है, एक मास रहेगा m1 और दूसरा मास रहेगा m2। ठीक है, अब इस m1 और m2 का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां, ठीक है, ये हो गया इसका COM। तो m1 इसके अबाउट घूम रहा होगा, सेंटर ऑफ मास, और m2 भी किसके अबाउट घूम रहा है? सेंटर ऑफ मास। तो इसका एक रेडियस होगा r1 और इसका एक रेडियस तुम्हारा होगा कितना? r2। ठीक। अच्छा, दोनों तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूम रहा है। दोनों का टाइम पीरियड अगर बात किया जाए, टाइम पीरियड का मतलब, टाइम पीरियड छोड़ो, वेलोसिटी का बात किया जाए, स्पीड का, ये जिस स्पीड से घूम रहा है और ये जिस स्पीड से घूम रहा है, दोनों का स्पीड सेम होगा कि अलग अलग होगा? क्यों? देखो, इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है? जीरो। सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है? जीरो। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा कि हमेशा स्टेशनरी रहेगा? स्टेशनरी। तो अगर इस सेंटर ऑफ मास को यही रखना है तो जितना टाइम में ये आधा घूमेगा इसको भी आधा घूमना होगा, तभी ना इसका सेंटर ऑफ मास यही रहेगा। अगर ये आधा नहीं घूमा, कहीं और रहा, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हिल जाएगा वहां से। तो इसका मतलब ये है कि जितना टाइम में ये घूमेगा उतना ही टाइम में उसको भी घूमना है। इस, तो इसका रेडियस कम है, उसका रेडियस ज्यादा है, तो इसका वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा होगा और इसका वेलोसिटी कम। समझ में आया ये चीज? तो इसका वेलोसिटी कितना ले लेते हैं? v1। अब जो भी चीज घूमता है सर्कुलर मोशन, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स, तो अगर हम m1 का बात करें तो m1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, तो कोई तो फोर्स लग रहा होगा ना। कौन सा फोर्स? तो m2 इस m1 पे लगा रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा इसके लिए, और ये किसके बराबर होगा? mv² डिवाइडेड बाय r। मास m1, वेलोसिटी कितना है? v1, और रेडियस r1, क्योंकि ये जिस रेडियस में घूम रहा है उसका रेडियस r1 है। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स हम लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है g m1 m2 डिवाइडेड बाय, क्या डिस्टेंस लिखोगे? क्योंकि डिस्टेंस तो हमको इन दोनों के बीच चाहिए, तो ये हो जाएगा r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर बाय r1। ये m1 क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां से v1 का वैल्यू आ जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, या v1 स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू जी m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, r स्क्वायर बोल सकते हैं। और ये r प्लस r जो है, r1 प्लस r2, क्या बोल सकते हैं? टोटल डिस्टेंस r है। चलो, टोटल डिस्टेंस हम कितना मान के चल रहे हैं? r। ठीक है, उसी तरीके से जब हमको इस m2 के बारे में सोचना है तो उस पर भी वही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? वही लगेगा। इस m2 को भी देखें तो वही फोर्स लगेगा, यही वाला फोर्स।
और ये किसके बराबर होगा, m2v2 डिवाइडेड बाय r2, क्योंकि उसका रेडियस r2 है। इसको भी लिखेंगे gm1m2 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट लिख दें r2 इज इक्वल टू m2v2 डिवाइडेड बाय r2। m2 गया तो v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 इज इक्वल टू gm1 डिवाइडेड बाय। समझ में आया? एक चीज और लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर ये इसके बराबर है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये भी इसके बराबर है, यानी ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो यानी कि m1 v1 बाय r1 इज इक्वल टू m2 v2 डिवाइडेड बाय r2। तो क्या अब यहां से v1 बाय v2 का रेशियो निकल जाएगा कि किस रेशियो में घूमेगा, आराम से निकाल सकते हैं। अगर मास सेम होगा तो सब सेम हो जाएगा, मास सेम होगा तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में, तो r1 इज इक्वल टू r2, तो v1 इज इक्वल टू v2। अगर मास सेम होगा तो रेडियस भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू v2 हो जाएगा। हा? अगर m1 m2 सेम होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, एकदम बीचों बीच। तो जब सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आ जाएगा तो r1 r2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यानी यहां लिखेंगे इफ m1 इज इक्वल टू m2, v1 किसके बराबर होगा, v2। आगे बढ़ा जाए। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा 2 स्टार प्रॉब्लम ही आए, क्या 3 स्टार आपस में नहीं घूम सकता, घूम सकता है, 4 स्टार भी घूम सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कितना भी स्टार रहे कोई दिक्कत नहीं है, सब घूमेगा किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, इसको उतारने के बाद, उतार लो अच्छे से पहले, फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन लिखो, इफ थ्री इक्वल masses, if three equal masses situated at the corners of, if three equal masses situated at the corners of equilateral triangle, at the corners of equilateral triangle, ठीक है, and revolving around, and revolving due to their, and revolving या performing circular motion due to their mutual gravitational force, due to their mutual gravitational force। ठीक है, find the velocity of the particle, find the velocity of the particle।
इसको बंद कर दो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ट्राई करो। सब किसके अबाउट घूमेगा? सेंटर ऑफ मास। अब तुमको देखो कैसे बनाना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का डिस्टेंस ले लो आर। हाँ, साइड आर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड आर ले लेना, स्मॉल आर। ट्राई करो बनाने का, यानी कि इस टाइप का बना लो कुछ। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लो। एम एम एम। ट्राई करो। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एग्जैक्टली सेंट्रोइड पे, यहीं पे होगा। अब ट्राई करो इसको बनाने।
इसका दोनों का तीनों का सर्कल एक ही होगा कि अलग? जिसका तो किसी भी एक पार्टिकल पे अगर हम फोर्स दें, किसी भी एक पार्टिकल पर एक फोर्स है दो फोर्स है, एक इधर और एक इधर, और या फिर मैग्नीट्यूड वाइज सेम था, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम था तो रिजल्टेंट कितना जाएगा? यार 60 डिग्री में कितना टाइम्स होता था? रूट 3 टाइम्स। तो अगर देखा जाए तो यही तुम्हारा 60 डिग्री वाला रूट 3 टाइम्स होगा, तो रूट 3 इंटू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, फोर्स सेंटर की ओर आ गया, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन ये आर कौन सा होगा? रेडियस वाला, तो इसका हमको रेडियस निकालना होगा, क्योंकि रेडियस तो आर नहीं होगा ना। देखो तुरंत निकल जाएगा, थोड़ा सा समझना। अगर हमको ये डिस्टेंस चाहिए तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो हमको ये डिस्टेंस x चाहिए, ये एंगल कितना है? 30, ठीक है। तो x cos 30 किसके बराबर होगा? r/2, यानी x cos 30 इज इक्वल टू r/2। cos 30 कितना होता है? √3/2। तो x इज इक्वल टू r/√3 आएगा। चलो, तो एम बी स्क्वायर बाय जो r लिखे थे, वहां r के जगह बकायदा तुमको क्या लिखना होगा? r/√3। और इसको पूरा को क्या करना है? सॉल्व कर लेना। बहुत लोग यहाँ डायरेक्ट एम बी स्क्वायर बाय r लिख दिया होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाए इतना। हाँ, आएगा यही, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाने का क्या दिक्कत है? अच्छा, ये समझ में आया ये प्रोसेस? अच्छा, यही अगर स्क्वायर में रहता तो 4 स्टार में घूमता अपने में, तो इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो एक में कितना फोर्स लगता? 3। याद है, नेट फोर्स हम लोग निकाल के भी रखे होते। तो 2 स्टार प्रॉब्लम समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। हाँ बोलो बोलो, लिखो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मोशन ऑफ प्लैनेट्स। मोशन ऑफ सैटेलाइट हो गया, अब नेक्स्ट लिखो मोशन ऑफ प्लैनेट्स। इसमें भी थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट में।
मोशन ऑफ प्लैनेट का जब भी जिक्र होगा तो वहां कैपलर्स का नियम चलेगा, कैपलर्स लॉ। ठीक है, लिखो कैपलर्स लॉ, लिखो कैपलर्स लॉ। यहाँ इसका दबदबा है ना कैपलर जी का। तो कैपलर कितना नियम दिया था? 3। जैसा न्यूटन का 3 नियम है, यहाँ कैपलर का भी 3 ही। पहला लिखो, याद है 3 पहला? हाँ, क्या उसमें लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या रहता है? हाँ, मतलब सारा प्लेनेट इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा, पहला चीज। और सन उसका एक फोकस में। लिखो, लिखो एवरी प्लैनेट्स revolve in a circular path, सर्कुलर बोल रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ तुम लोग लिख भी रहा है, in an elliptical path where sun is situated at one of the focus, ठीक है, ये पहला लॉ है। ठीक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, सेकंड लिखो, सेकंड हाँ, लॉ ऑफ एरिया कौन करता है? किसके अबाउट? सन के अबाउट। यानी उसको अगर हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाएं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा कि अगर एक सन यहां पर है तो मान के चलते हैं कि अप्रैल के समय में अर्थ यहां पर है। ठीक 30 दिन मतलब 1 महीना, अप्रैल से मई हो जाएगा तो अर्थ यहां तक पहुंचेगा। तो अप्रैल से लेकर मई तक कुछ इतना एरिया कवर करेगा सन के अबाउट। मान के चलो कि अक्टूबर का महीना में कुछ यहां होगा, फिर 30 दिन के बाद जब नवंबर आएगा तो भी एरिया कवर होगा। तो ये एरिया A1 और ये एरिया A2 हमेशा क्या रहेगा? सेम। यानी कि एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट अबाउट द सन इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लिखो, एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट, about the sun, area covered by the planet about the sun is equal in equal interval of time, is equal in equal interval of time। ठीक है, टाइम। यानी कि अगर हम छोटा सा एरिया डीए डिवाइडेड बाय dt क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे जाके इस यहां से पढ़ेंगे कि कोई अगर मतलब अर्थ अगर चल रहा है तो डीए बाई डी टी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसको एक चीज बोलते हैं डीए बाई डी टी को, क्या? एरियल वेलोसिटी। जैसे dx बाई डी टी को हम लोग सिंपली वेलोसिटी बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरियल वेलोसिटी। लिखो, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो एक काम करते हैं। ठीक है, तो किसी भी छोटा सा एरिया अगर ले, कोई भी छोटा सा, और एक छोटा सा एंगल तुम्हारा कितना ले? थीटा। तो ये आर, तो ये भी कितना होगा? आर ही होगा। अगर बहुत छोटा एंगल ले रहे हैं डी थीटा, तो मेरे को ये बताओ कि अगर हम बहुत छोटा सा लिए ये वाला पार्ट, ये आर है, ये आर है और ये डी थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस आर डी थीटा होता है। और एक तरह से ये एक ट्रायंगल बन गया। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, जिसका बकायदा एक एरिया होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आर डी थीटा हो जाएगा। ऐसा ऐसा देखो ना,
हाँ, बेस क्या होगा, ये वाला होगा आर डी थीटा इंटू हाइट जो होगा वो ये वाला हाइट होगा। और एक्चुअल में हम लोग थीटा बहुत छोटा लिए तो हाइट भी एक तरह से आर ही होगा इंटू आर। तो ये हो गया हाफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। एरिया निकल गया डी ए। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट किए, मतलब इसको dt से खाली क्या करते हैं, डिवाइड, तो dA का हो गया हाफ आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाय dt। ये टर्म क्या है, डी ओमेगा। अर्थ के पास दो ओमेगा है, ध्यान से समझना कौन कौन सा। एक ओमेगा खुद घूम रहा है, वो भी तो घूम ही रहा है ना, उसका अपना एक ओमेगा है, प्लस वो सन के अबाउट भी घूम रहा है। तो ये कौन सा ओमेगा है, सन वाला। तो यानी ये हो गया हाफ आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा आर सॉरी, ये आ गया। और ये चीज तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट। और चीज देखते हैं, तो अगर हम इसमें अर्थ का मास मल्टीप्लाई कर दें तो अभी भी ये कांस्टेंट रहेगा कि वेरी मार देगा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाफ को उधर ले जाओ तो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। मेरे को ये बताओ एम आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई इंटू ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और याद करो आई ओमेगा का मतलब एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट रहता है, नेट टॉर्क जीरो। तुम कभी भी इस अर्थ को देखोगे सन के अबाउट, सन के अबाउट ही घूम रहा, क्या फोर्स हमेशा सन के अबाउट से ही क्रॉस करेगा। तो अगर फोर्स सन के अबाउट से क्रॉस कर गया तो टॉर्क कितना हुआ, जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसको उतारो यहां तक बढ़िया से, समझ में आया वो चीज पूरा बढ़िया से। यानी कि अर्थ अगर घूमेगा तो कभी भी उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग यहां से बनाएंगे। लॉ जो है वो ठीक है, वो खाली लॉ में क्या बोला था कि एरिया क्या रहता है, इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये लॉ है खाली। लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो कांस्टेंट है वो हम लोग डिराइव करके निकाले और क्वेश्चन में आगे इसी से बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड लॉ एक्चुअल में एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट या फिर एरिया इज क्या है, कांस्टेंट। इसको उतार लो। थर्ड लॉ किसी को पता हो, हर का पावर 1.5। देखो किसी भी प्लैनेट को एक चक्कर लगाने में कुछ टाइम लगता होगा, जिसको हम लोग टाइम पीरियड बोल रहे हैं, उसका होल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की। ये आर क्या है, टी तो टाइम है सबको पता है, आर क्या है, सन से प्लेनेट का दूरी। सेम है कि अलग अलग है, इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है ना, तो किसी भी समय देखेंगे तो डिस्टेंस चेंज होगा। तो टाइम पीरियड भी ऐसा होता है क्या, टाइम पीरियड तो सबका सेम है। तो ये आर कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेंटर से ही लेते हैं, लेकिन अगर अर्थ का डिस्टेंस हम नापते रहेंगे तो वो क्या होगा, वेरी करता रहेगा। क्वेश्चन में जब पूछता है कि अर्थ और सन के बीच दूरी कितना है, तो ऐसे थोड़ी पूछते हैं कि अर्थ कहां पर है उस हिसाब से। एक तो डिस्टेंस स्पेसिफाइड है कि अर्थ और सन के बीच इतना ही दूरी है, कैसे निकाला गया वो है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इलिप्टिकल पाथ है हर जगह आर आर जा रहा है। ठीक है, तो इलिप्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी उसमें कुछ समझो, उसमें इलिप्स हो गया नहीं हुआ होगा शायद,
फोकस रहता होगा कुछ, डिस्टेंस सेमी मेजर, माइनर, मेजर एक्सिस रहता है ना, तो किसी भी आर डिस्टेंस का फंक्शन लिख सकते हैं, उस फंक्शन का एवरेज निकाल सकते हैं। कोई भी एक फंक्शन है उसका एवरेज निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। एक तरह से ये जो आर होता है वो कौन सा डिस्टेंस होता है? एवरेज डिस्टेंस। और जब इलिप्स का जब एवरेज डिस्टेंस निकालता है किसी भी फोकस से, उसका दूरी, वो डिस्टेंस किसके बराबर आता है? आगे जाके पढ़ोगे, किसी को पता है किसके अबाउट? हाँ, ये सेमी मेजर एक्सिस के बराबर आता है। ठीक है, तो आर ऐसे बोलेंगे कि सबका एवरेज होता है, लेकिन एवरेज जब निकालते हैं तो किसके बराबर आएगा? सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, और जानते हैं इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो, कैसे समझना ध्यान से। याद करो हम लोग एक सैटेलाइट जब निकाले थे तो सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी याद है? फॉर्मूला रूट अंडर जी एम बाय आर, याद है? वही ऑर्बिटल वेलोसिटी घूमता था। तो इसी वेलोसिटी से अगर वो एक चक्कर मारा तो कितना डिस्टेंस मूव किया? वो 2 पाई आर। तो अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालें उस सैटेलाइट का, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू पूरा घूमेगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय इसी वेलोसिटी से, तो इसी वेलोसिटी से इसका मतलब हो जाएगा रूट अंडर जी एम बाय आर। ठीक है, अब एक काम करो, स्क्वायर मार दो सीधा। तो अगर स्क्वायर कर दे तो इधर टी स्क्वायर होगा। हमको खाली प्रोपोर्शनल देखना है ना। 2 पाई कॉन्स्टेंट है, इसको गोली मारो, जीएमबी इसको हटाओ, आर का पावर 1 है और नीचे क्या ऊपर चला जाएगा, तो आर का पावर कितना हो जाएगा? 3/2। आर का पावर 1 और यहाँ ऊपर जाएगा आर का पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा? आर का पावर 3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3, तो इधर आएगा आर का पावर 3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। तो सैटेलाइट भी जो घूमता है वो भी ये रूल फॉलो करता है कि टाइम पीरियड का होल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। लेकिन सर्कुलर मोशन में तो आर कांस्टेंट रहता है, लेकिन प्लैनेट्स में आर क्या होगा? वेरी करेगा, इसीलिए वो कौन सा होता है? सेमी मेजर एक्सिस। इसको उतार लो बढ़िया। ठीक है, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्वेश्चन मैक्सिमम कहां से बनेगा इसमें, जो सेकंड लॉ था ना जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या था? कांस्टेंट, यानी कंजर्व था। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है क्या? आई इंटू ओमेगा, या फिर याद है एम वी आर। दो फॉर्मूला था ना, आई इंटू ओमेगा और दूसरा क्या था? एम वी आर। ठीक है, अब ये जो चीज बता रहा है ना इसको याद रखना। ठीक है, कि मान के चलो कि एक प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट जिसका मास m है और रेडियस कितना है? r। हम यहां पर हैं, कितनी डिस्टेंस पर? r। और यहां से एक पार्टिकल को 90 डिग्री यानी इस लाइन से 90 डिग्री में प्रोजेक्ट की। ठीक है, क्या होगा उसके बाद? होगा, देखो याद करो कि अगर यही वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर अगर हम दे दें, और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना हो गया? रूट जी एम बाय आर। इतना अगर दे देंगे तो ये पूरा सर्कुलर मोशन करेगा, यानी ये परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन। अगर हम v लेस देन वी नॉट दिए तो वो क्या होगा? पूरा घूमेगा या जाके अर्थ पे गिरेगा? कहीं गिरेगा। तो इसका मतलब ये गिर जाएगा, और गिरेगा तो ये तुम्हारा कैसा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोलिक। ठीक है, चलो अब अगर हम वेग दिए ग्रेटर देन v नॉट, और याद करो एक और वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो स्केप दो, अब यहां देखो कितना वेलोसिटी, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी था और एक स्केप। स्केप वेलोसिटी दे दे यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर बात करें तो ये पार्टिकल घूमेगा?
कि इन्फिनिटी जाएगा? इन्फिनिटी जाएगा। तो यहां से जब इन्फिनिटी जाएगा तो कैसा पाथ? हाइपरबोला। और अगर मेरा वेलोसिटी v नॉट से ज्यादा और स्केप वेलोसिटी से कम, तो पार्टिकल इन्फिनिटी में भी नहीं जाएगा और सर्कुलर मोशन भी नहीं करेगा, तो इसी केस में तुम्हारा क्या बनता है? इलिप्स। तो यानी कि जो तुम्हारा सैटेलाइट या कुछ भी पार्टिकल को अगर इलिप्स करना होगा तो उसका वेलोसिटी हमेशा ऑर्बिटल से ज्यादा और स्केप से कम। इसको उतारो अच्छे से और याद रखना ये पूरा चीज, देखना भी मजा आएगा। अगर वेलोसिटी कितना दिए? 0। अगर वेलोसिटी कितना दिए? 0, पार्टिकल को वहां से खाली छोड़ दिए, कैसा पाथ? कोई नहीं बताएगा, दी नहीं, पाथ कैसा होगा? कैसा होगा? वही रुका रहेगा क्या? रुकेगा तो नहीं पक्का। उसके बाद क्या होगा? क्या होगा तुम लोग का? स्ट्रेट लाइन होगा ना। जब यहां छोड़ देगा तो किधर जाएगा? खींचेगा ना, तो ये ऐसे ही जाके गिरेगा, तो पाथ कैसा होगा? ठीक है, तो सारा आ गया इसमें, मतलब पूरा कोऑर्डिनेट है इसमें। अगर देखोगे तो पूरा मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कॉनिक सेक्शन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, और ऐसे चैप्टर भी रहता है ना। चलो ठीक है। और स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r। इसका रूट gm/r होता है और उसका कितना होता है? √2gm/r। यानी कि इलिप्स करवाने के लिए √gm/r से ज्यादा और √2gm/r से कम। चलो, तो सर्कुलर में तो हम लोग पढ़ लिए सैटेलाइट वेटेलाइट सब। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा पाथ? इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, हम लोग तो सर्कुलर वाला पढ़ लिया ना, सैटेलाइट सर्कुलर जा रहा था, एनर्जी जो आता था याद है? -gmm/2r सैटेलाइट का, और हर ऑर्बिट के लिए वो एनर्जी कांस्टेंट था। तो यहां जब इलिप्स में ये घूमेगा, घूमेगा ही घूमेगा, एनर्जी हर पॉइंट का कांस्टेंट रहेगा कि वेरी मारेगा? वाह, फिर कर दिया ना वही बात। एनर्जी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं ग्रेविटेशन में कि एनर्जी हमेशा क्या रहेगा? लिखो, when planet moves in an elliptical path, when planets move in an elliptical path, एनर्जी इज कंजर्व्ड। चलो, एनर्जी सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, जब सैटेलाइट घूमता था तो उसका स्पीड कांस्टेंट या वेरी? कांस्टेंट रहता था। और जब प्लैनेट घूमेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब स्पीड का अगर बात करें तो सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट, सेम स्पीड से घूमता है। जब प्लैनेट घूमता है इलिप्टिकल पाथ में, स्पीड कांस्टेंट या वेरी? वेरी करेगा। देखो, बताएंगे अभी तुरंत। ये सब चीज पता होना चाहिए। लिखो। हाँ, अच्छा, आज पढ़ के नहीं है तो चल लिखो। पार्टिकल मूव्स इन इलिप्टिकल पाथ विथ वेरिएबल स्पीड, विथ वेरिएबल स्पीड। चलो, तो इसको हम तुरंत बता देते हैं कि स्पीड का है कम, का है ज्यादा, ठीक है। विथ वेरिएबल स्पीड, तो ये ले लेते हैं एक इलिप्स और सन है बेचारा यहां पर, ठीक है। चलो, 2 पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट से ही पता चल जाएगा कि स्पीड ज्यादा होगा कि कम होगा। 2 पॉइंट लेते हैं, मान के चलो अर्थ यहां है और अर्थ यहां है, तो इस समय इसका वेलोसिटी टेंजेंशियल इधर होगा और इसका टेंजेंशियल उधर होगा। ये डिस्टेंस लेते हैं r1 और ये डिस्टेंस लेते हैं
R2। ठीक है, अब वेलोसिटी सेम होगा कि अलग होगा, तो सबसे पहले अलग अलग मान ही लेते हैं V1 और V2। तो इसको मान लेते हैं V1 और इसको मान लेते हैं V2। हम लोग सेकंड लॉ पढ़े थे, उसमें निकला था कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। तो इसका मास m इंटू वी इंटू यहां से कितना डिस्टेंस, हाफ। तो यानी कि mv1 इंटू R1 और यहां का mv2 इंटू R2, दोनों को क्या होना होगा, सेम। मास मास कैंसल, R1 R2 सेम होगा कभी जिंदगी में नहीं, तो V1 V2 कभी नहीं होगा। तो कहां का स्पीड ज्यादा होगा, V1 का ज्यादा होगा। तुम इसको दो लॉजिक से आंसर दे सकते हो। ज्यादा एरिया को सेम रखना है, तो अगर ये यहां से यहां तक जाएगा, समझना, तो यहां जो एरिया बनेगा वो कम बनेगा। लेकिन अगर उतना ही स्पीड से यहां चल जाता वो, तो एरिया वही आता कि ज्यादा आ जाता, ज्यादा आ जाता। तो यहां से यहां जाएगा तो इसको कम स्पीड से चलना है, और पास आएगा तो इसको ज्यादा स्पीड से चलना है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से देख सकते हो कि एम एम कैंसिल हुआ, तो V1 R1 और V2 R2 सेम होगा। तो यहाँ का R1 कम है, तो V1 को क्या होना होगा, ज्यादा होना होगा। यानी कि V1 इज ग्रेटर देन V2। और इन दोनों पॉइंट्स का नाम है, क्या क्या नाम है, पेरियन और उसका और एक नाम है, हाँ, पेरिजी और एपोजी। ठीक है, ये सब नाम है खाली। हाँ, जब सन के बहुत पास रहते हैं तो इसको बोलते हैं पेरिजी। जब अगर मिशन मंगलम अगर कोई मूवी देखे होगे, देखे हो ना, हाँ, तो उसको याद है जब पेरिजी में पहुंचता था तो वहां से फायर करते थे, तो कहां फायर करते थे, पेरिजी में। अभी चाहोगे तो पूरा मास मिशन यहां समझ सकते हो, अगर मूवी देखे होगे तो वहां लगभग समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हाँ मूवी आज देखोगे तभी समझाएंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो एक काम करो, इसको फटाफट कर लेते हैं और समझा देते हैं, पूरा मार्च मिशन समझा देंगे। ठीक है, चल, हाँ, फेंकते फेंकते ना, समझ बहुत आसान है। अगर ऐसा नहीं कि वो चीज खाली उस समय साइंटिस्ट ही सोच सकता था, कोई क्लास 12 का ही बच्चा वो प्रोजेक्ट सोच सकता था, है ना। चलो चलो चलो, फटाफट फटाफट लिखो, इसको उतारो। अच्छा एक चीज और, यहां से तो सिर्फ हम ये बता पाए कि V1 से ज्यादा और V2 कम है। अगर हमको V1 और V2 का वैल्यू भी चाहिए तो हमको एक इक्वेशन और लिखना होगा। कौन सा इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। ये तो हो गया कौन सा कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन कौन सा लिखना है, एनर्जी। यहां का क्या एनर्जी होगा बताओ, हाफ एम V1 स्क्वायर, और कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल, कितना होगा, -Gmm/R1 इज इक्वल टू हाफ एम V2 स्क्वायर -Gmm/R2। दो इक्वेशन हो गया, और अननोन भी कितना है, दो, तो तुम यहां बकायदा V1 भी निकाल सकते हो और V2। अब आराम से क्वेश्चंस बना सकते हो इलिप्टिकल पाथ का। बस इलिप्टिकल पाथ में याद रखना है, खाली एक एडिशनल इक्वेशन आया है किसका, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसको उतारो, उसके बाद समझाते हैं हम सब कुछ।
अच्छा मूवी सच में बताओ कौन कौन देखे हो पूरा? चलो देखो तो अच्छे से समझना, हाँ, क्योंकि जितना भी लॉजिक बताएंगे उसमें मार्स मिशन में जितना लॉजिक यूज हुआ था सारा इसी ग्रेविटेशन चैप्टर से ही लिंक है, और सारा कंसेप्ट तुम लोग पढ़ चुके हो। यानी अगर तुम लोग चाहते भी तो तुम लोग भी वो थ्योरी पेश कर सकते थे। ऐसा नहीं कि उसको सोचने के लिए एक साइंटिस्ट का ही दिमाग चाहिए था। ठीक है, हाँ, जो उस देख सोचने का क्या, वो बस आइडिया डेवलप हुआ था। हाँ, अच्छा, इससे पहले इंडिया ऐसा क्या किया, कुछ अलग ही किया तभी पहुंच पाए। बाकी देश देखो क्या सोच रहा था, अल्लाह नहीं, आराम सुनना। बाकी देश क्या सोच रहा था कि अर्थ से हम डायरेक्ट यहां से, डायग्राम से समझाते हैं कि जैसे अर्थ यहां है और मार्स तुम्हारा यहां है, दूरी बहुत ज्यादा है। अर्थ से मून तक आराम से, जैसे मून यहाँ है तो अर्थ से मून हम डायरेक्ट रॉकेट डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं सीधा। वही चीज बार बार लोग क्या कर रहा था कि अर्थ से एक सेट लॉन्च कर रहा था और सीधा उसका काम था मार्स तक पहुंचना। लेकिन उतना दूर जाने के लिए हमको उतना फ्यूल भी चाहिए। यहां से मून तक जाने के लिए फ्यूल चाहिए था तो कम में काम हो जाता था, लेकिन इतना दूर जाने के लिए फ्यूल चाहिए। अब जो हमको यहाँ से उड़ते हैं लेके, तो वो कुछ ही केजी तक का लेके उड़ सकते हैं। पीएसएलवी का नाम सुने होंगे, इतना केजी का लेके जा सकता है, और इंडिया भी सबसे नंबर 1 है उस पीएसएलवी के मामले में, क्योंकि सब इंडिया को देता है अपना रॉकेट की, मतलब सैटेलाइट की, लो लॉन्च कर दो। पीएसएलवी थोड़ा ना एक बार में एक ही सैटेलाइट लेके जाता है। जैसे यहाँ टेम्पो वाला कैसे है, खड़ा रहता है, जब तक सवारी नहीं बैठा नहीं जाएगा। पीएसएलवी में वैसा है, इंडिया अपना एक जीविया की भाई पीएसएलवी है, किसको किसको छोड़ना है दे दो। इंडिया को काहे सब देता है, क्योंकि इंडिया कम कॉस्ट में पहुंचा देता है, चीप एंड बेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो सब इंडिया को देता है, लो मेरा भी लो मेरा भी लो। तो एक बार देखना पीएसएलवी एक बार में कितना सैटेलाइट, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, पर 50 के देखो ना एक बार कितना है। हाँ 104 50, हम तो बहुत पिछला सुने थे। 100, हाँ 104 सैटेलाइट एक बार में वो लेके जाता है। तो जितना ज्यादा हैवी लोड होगा तो ऊपर जाने के लिए थ्रस्ट नीचे उतना ही मारना होगा, तो उतना ज्यादा फ्यूल तुमको लगेगा। तो इसीलिए दिक्कत क्या रहा था, सबका क्या दिक्कत हो रहा था, चाइना वाइना जितना यूज किया यहां से जाता था आगे, और आगे जाने के बाद फ्यूल खत्म, तो फिर बात खत्म हो गया। फिर 104, ठीक है। अर्थ वाला क्या सोचा, देखो वो सोचा कि भाई ऐसे भी पैसा बजट फाइनेंस मतलब आता नहीं है सरकार से। मूवी देखे होगे अगर, पैसा ऐसे भी नहीं था, तो वो सोच रहा था कि भाई इतना ही पैसा में लेके जाना है। ठीक है, वो हाँ हाँ, तो उसमें मूवी में दिखाया है, मतलब ये चीज वो पूरा सिस्टम दिखाया है कि पैसा निकलवाना भी सरकार से बहुत बड़ा इशू रहता है। पैसा कम था, उसमें वो क्या दिमाग लगाया, जिसमें विद्या बालन का थ्योरी था उसमें, वो ये बोली कि एक काम करता है, फ्यूल तो है नहीं, एक काम करता है, सबसे पहले एक पीएसएलवी था जो जाने वाला था, तो उस पीएसएलवी में अपना सैटेलाइट डाल दिया और बोला कि भाई कुछ मत करना, हमको एक ऑर्बिटल रेडियस देके घुमा देना मेरा सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट में और कुछ फ्यूल सैटेलाइट के अंदर रख दिया कि इसको हम बाद में यूज करेंगे, और उस सैटेलाइट को बकायदा एक आर रेडियस में घुमा दिया। ठीक है, अब पूरा समझना थ्योरी, याद है मैं पूरा मोशन समझाए थे। जैसे ही यहां पर आया, समझना अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रहा है, हल्का सा अगर हम फ्यूल इजेक्ट करें पीछे के साइड, तो मेरा वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, पाथ कैसा हो जाएगा, इलेप्टिकल, और वापस ये घूम के वापस इसी जगह आएगा क्योंकि एनर्जी कंजर्व होना है। जैसे यहां तक आया, बार बार यहीं पर हल्का सा इंजन ऑन करते थे फिर ऑफ कर देते थे, क्योंकि हमको फ्यूल बचा के रखना है। तो उसमें देखना फायर फायर बोलता है, और जब कहां पर फायर बोलता है, पेरीजी पर, तो बार बार पेरीजी पे जब आता था फायर करता था, थोड़ा सा वेलोसिटी मिलता था, तो ये एलिप्स और बड़ा होता गया, थोड़ा और बड़ा होते गया। ऐसा कितना बार किया था उसमें,
पहले धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, तो लास्ट में बोला था कि अब एक वेलोसिटी देंगे तो √2gm/r हो जाता। वो वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी, इसका मतलब इसके बाद ये वापस इलिप्स होगा नहीं, ये हाइपरबोला बन गया। और उस समय मेरा वेलोसिटी था √2gm/r। तो देखना उस मूवी में एक वाला शॉट मिस हो गया था, लास्ट वाला फायर नहीं हो पाया था, तो बकायदा उसको उसी पाथ में घूमना पड़ा। तो उस पाथ को घूमने में उसको 6 दिन लग गया। मार्स तुम्हारे लिए बैठा नहीं है ना, वो भी तो घूम रहा है। तो इसको लॉन्च जल्दी क्यों करना था, याद है उसमें पानी गिर गया था। तो हाँ, क्योंकि वो सब कैलकुलेटेड है कि अर्थ और मार्स इस समय में सबसे पास होगा, तो हमको यहीं छोड़ना है तभी पहुंचेगा, वरना थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो मार्स अपने पोजीशन से कहीं और पहुंच जाएगा। तो समझ रहे हो कितना कैलकुलेशन है कि इसको एग्जैक्ट वहां तक पहुंचाना। तो हुआ क्या था, यहाँ 6 दिन लेट हो गया। तो 6 दिन लेट होने से क्या हुआ कि ये तो जा ही रहा है, लेकिन मार्स वहां है ही नहीं, क्योंकि मार्स वहां से 6 दिन आगे निकल जाएगा। तो उसी समय यहाँ पर जब वापस आया, फायर तो कर दिया, फ्यूल बचा हुआ था एडिशनल, देखना उसमें लिखा था रिजर्व फ्यूल है उतना, फायर करके इसको एस्केप वेलोसिटी देके यहाँ से चला दिया। लेकिन वहां एक इशू ये आ गया था, क्योंकि मार्स 6 दिन रुकेगा नहीं, वो तो अपना चलता रहेगा। तो गया गया गया, ठीक है। तो बीच में बोल सकते हो कि इंडिया का किस्मत बहुत अच्छा था, उसमें मूवी में दिखाया था कि बीच में जाके एक सोलर स्टॉर्म से टकराया। जैसे यहाँ आंधी चलता है ना, स्पेस में भी एक आंधी चलता है। तो उस आंधी में ये बेचारा फंस गया, टकराया। तो उस आंधी में क्या हुआ, जैसे हम किसी आंधी में घुस जाएंगे तो हमको पुश कर देगा, तो वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसी स्टॉर्म में वो सैटेलाइट बंद भी हो गया था, तब उसको रिबूट किया था, याद है। जब सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या, तो ऑफ करके ऑन कर दिया। तो नहीं पता क्या पागल है ना, उसको चिल्लाया था क्या पागल है, लेकिन अचानक वो सिस्टम रिबूट हो गया। तो रिबूट होने के बाद फिर जब अक्षय कुमार उसको देखा कि वेलोसिटी जितना होना चाहिए था वेलोसिटी उससे बढ़ गया, तो इसका मतलब जो 6 दिन का हम लेट चल रहा था वो 6 दिन अब मेकअप हो गया। तो मतलब वो बोला था ना कि अब हम लोग मार्स उसी समय पहुंचेंगे जब हमको पहुंचना था। अब ये चलते गया चलते गया चलते गया, और पता है वहां पर हैंडल तो रहता नहीं, आदमी थोड़ी ना बैठा है कि आराम से चल रहा है, मार्स इधर है थोड़ा घुमा लिए। तो वो घुमाता घुमाता कैसे है वहां पर सेटेलाइट को, जैसे कि समझना ध्यान से, ये सेटेलाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा हमको इधर मोड़ना है, तो इसके चारों तरफ थ्रस्ट लगा रहता है। तो अगर इधर एक थ्रस्ट मारे और इधर एक थ्रस्ट मारे तो ये घूम जाएगा। तो यानी कि जब ये वेलोसिटी जा रहा है, अब समझना ध्यान से कि जब वो मार्स के पास पहुंचा तो मार्स के चारों ओर घूमने के लिए उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी लेना होगा, वरना अगर उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी हम नहीं ले पाए तो फिर गया काम से, पार हो जाएगा। तो उसमें दिखाया गया था कि जब उसका स्पीड कम कर रहा था तो सैटेलाइट ऐसे जा रहा है, तो इसको उल्टा कर दिया पहले और फिर इंजन चालू कर दिया, तो इधर ही जा रहा है और इधर का इंजन चालू है, तो थ्रस्ट इधर लग रहा है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रहा कम हो रहा, और मार्स के एटमॉस्फेयर में वो धीरे धीरे घुस रहा था, ग्रेविटेशन फील्ड में घुस रहा था। तो घुसते समय जब वो मार्स के ऐसे जा रहा है धीरे धीरे, तो वेलोसिटी अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर यहाँ हो गया, घूम गया, और अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं हुआ और वेलोसिटी उतना हम कम नहीं कर पाए तो हो सके यहाँ से पार कर जाएगा। तो जैसे ही ऐसे गया 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 गया, तो अर्थ, मार्स यहाँ है और अर्थ यहाँ है, तो सैटेलाइट से सिग्नल लेने के लिए मार्स बीच में आ गया। तो याद करो वहां आधा घंटा के लिए सिस्टम बंद हो गया था और किसी को कुछ नहीं पता कि ये वाकई में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो सब एक कैलकुलेटेड टाइम निकाला, 30 मिनट या 28 मिनट था शायद, 26 मिनट, कि इस 26, क्योंकि उसको पता है टाइम पीरियड निकाल सकता है ना, तो टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया कि अगर 26 मिनट में वापस यहां तक आया तो हमको सिग्नल मिल जाएगा, और अगर 26 मिनट में वो नहीं आया इसका मतलब वो सैटेलाइट गुम हो गया। तो सब बेचारा वेट कर रहा वेट कर रहा वेट कर रहा, तो 26 मिनट में ऑन ना होके वो ऑन हुआ था 33 मिनट या कुछ 32 मिनट में से, पता नहीं। इसका तुम पता लाइव देख सकते हो, ये तो मूवी में है ना, तुम YouTube में जाना उस समय लाइव देखना, तुमको असली वहां पता चलेगा कि कैसे वो लोग वेट किया था। 26 मिनट रुका रुका नहीं हुआ नहीं हुआ, और एक्चुअल में ये रियल कहानी है पूरा, सब वहां परेशान हो गया था कि इतना होने के बाद भी नहीं हो पाया। तो एग्जैक्टली 29 या 30 पता नहीं, हम यूट्यूब में हम देखे थे तो 32 था शायद, पता नहीं। तो 32 में अचानक सिग्नल आया
और ये पूरा सिस्टम चालू हो गया। जब चालू हो गया तो सबको लग गया कि मिशन सक्सेसफुल है, तो तुरंत फिर फोटोज वगैरह खींच खींच के देखने लगा कि भाई है या नहीं है। अब समझो इसमें इतना ही थ्योरी यूज हो। अब ये थ्योरी साइंटिस्ट ही या आम आदमी भी सोच सकता है, आम स्टूडेंट मतलब आराम से सोच सकता है। हाँ? अरे देखो नहीं देखो ऐसा नहीं है उस, देखो बीटेक और रिसर्च में यही तुम्हारा डिफरेंस है। तुम बीटेक करोगे ना तो तुम वही चीज पढ़ोगे जो पहले से ही हो चुका है, ठीक है। बीटेक करने के बाद जब रिसर्च फील्ड में जाओगे तो तुमको इतना स्कोप मिलेगा। रिसर्च फील्ड में ये बोला जाता है कि तुम जो रिसर्च करना चाहो वो पॉसिबल है, बस तुमको उसका मेथड खोज के निकालना है। तो बहुत आदमी रिसर्च फील्ड में चल रहा है, बहुत आदमी, मतलब इंडिया में तो रिसर्च का उतना स्कोप नहीं है, सब कोई फॉरेन जाता है, ठीक है। तो फॉरेन जाके तुम आराम से रिसर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक नासा है तुम्हारा, ठीक है, हम लोग का क्या है, इसरो है, ठीक है। तो जो चीज नासा में होता है, नासा में बकायदा बहुत साइंटिस्ट है, वहां सब अपना अपना। और तुमको क्या लगता है ये पूरा करने के लिए ऐसा थोड़ी दो तीन आदमी मिलके कर लिया, बकायदा पूरा एक टीम होता है। हर टीम में डिपार्टमेंट होता है कि तुम भाई सिग्नल वाला डिपार्टमेंट देखो ना, उसमें डिपार्टमेंट था ना, तुम ये डिपार्टमेंट समझा लो, तुम वो समझा लो। हाँ हाँ सब। नहीं ऐसा नहीं है, जैसे तुम बीटेक करने के बाद भी इसरो जा सकते हो, ऐसा थोड़ी। मेरा दोस्त खुद एक इसरो में है, लेकिन वो एज ए जूनियर साइंटिस्ट की तरह वहां काम कर रहा है। वो तो देखो, एक होता है कि तुम्हारा डायरेक्ट तुमको उसी में जाना है, तो सीधा तुम उससे थ्रू जा सकते हो। लेकिन ऐसा है कि तुम बीटेक करने के बाद भी तुम उस फील्ड में जा सकते हो। तो बीटेक कर लोगे, बीटेक करने के बाद तुमको गेट वेट का एग्जाम देना होता है। गेट वेट का एग्जाम दोगे तो तुमको इसरो वाला कॉल करेगा कि आइए इंटरव्यू में बैठिए। इंटरव्यू में बैठोगे तब जाके। मेरा दोस्त 62वां इंटरव्यू दिया, 62 इंटरव्यू, उसके बाद जाके उसका इसरो में हुआ। हाँ हाँ, इतना इंटरव्यू दिया है वो, तब जाके तुम्हारा इसरो में उसका सिलेक्शन हुआ। और वो भी एज ए जूनियर साइंटिस्ट। जूनियर साइंटिस्ट, हाँ स्टार्टिंग में जूनियर साइंटिस्ट, तुमको किसी साइंटिस्ट के अंदर रख देगा, वो अपना तुमसे काम करवाएगा और तुमको उसी काम से तुमको अपना एक्सपीरियंस गेन करना होगा। और धीरे 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 जब साइंटिस्ट बन जाओगे तो बुढ़े हो चुके होगे, चश्मा वश्मा लग चुका होगा, लेकिन उसमें ताकत नहीं, उसमें माइंड का कैपेबिलिटी देखा जाता है कि तुम कितना दूर तक सोच सकते हो, ठीक है। तो जो अक्षय कुमार उसमें दिखाया हुआ है ना, और रियल में जो साइंटिस्ट है उसका गेटअप एकदम एकदम सेम है। उसमें वो भी चश्मा लगाता है, इसमें भी अक्षय कुमार देखना चश्मा लगाता है। जैसा अक्षय कुमार को दिखाया गया कि एकदम पागल टाइप का है, तो एक्चुअल में वो साइंटिस्ट भी उसी टाइप का है। इस बार एक मिशन हुआ था जो फेल हो गया था, चंद्रयान का, है ना, थोड़ा सा के लिए, बस लैंडिंग में उसको दिक्कत हुआ। पहुंचाने का पहुंचा दिया था, लेकिन जब लैंडिंग करने का समय था बस उसी में वो गड़बड़ा गया। अब इसको भी समझ सकते हो, ऐसा है कि नहीं नहीं समझ सकते। उसमें दो आदमी था, एक था लैंडर था और एक विक्रम, और कुछ दो था, एक को घुमाना था। तो घुमाने वाला तो घुमा दिया था, लेकिन एक को पता है कहाँ उसको, चाइना वाइना जो भी है सब अपना पहुंचा चुका है मून में, सब रखा हुआ अपना एक एक, ठीक है। लेकिन इंडिया कुछ अजीब क्या करना चाह रहा था, वो सब लोग उतारता था इक्वेटर पे, लेकिन ये उतार रहा था पोल पे, कि देखते हैं पोल में क्या है। सबको तो पता चल गया था कि इक्वेटर में ये सब है, हो सके पोल में कुछ और मिल जाए। तो इंडिया वाला कहाँ उतार रहा था, पोल पे, और लगभग उतार ही लेता, लेकिन बोले ना कि हल्का सा, मतलब कि लास्ट का सिर्फ 5 मिनट या 6 मिनट, बस, मतलब पूरा सारा सक्सेसफुल रहा, लेकिन लास्ट का जो 5 मिनट था बस उसमें गड़बड़ हो गया। और पता है इंडिया का उस समय क्रेज कितना था, वो गिर गया था, उस जो गिरा वो सही में वहां है या नहीं उसको देखने के लिए दूसरा, मतलब दूसरा स्पेस एजेंसी अपना सैटेलाइट लॉन्च किया कि देखना है कि इंडिया वाला सैटेलाइट कहाँ गिरा जाके। हाँ? वो लास्ट में उसको ढूंढना, मतलब क्या ऐसे
इतना बड़ा मून है, अब वहां हर जगह तुम ऐसे देख नहीं सकते ना, क्योंकि घूम ही रहे हो तुम और तुरंत पार हो जाओगे। तो लास्ट में थर्मल स्कैनिंग किया गया पूरा मून का, और उस थर्मल स्कैनिंग से पता लगाया गया कि यहाँ पर वो गिरा पड़ा है। देखना ना वहां लिखा होगा सारा थर्मल स्कैनिंग। इंडिया का लड़का, पता नहीं, हमको तो इतना आइडिया नहीं कौन ढूंढा, पर हमको इतना लास्ट है कि लास्ट में थर्मल स्कैनिंग करके उसको ढूंढा गया था। कोई बात नहीं, ग्रेविटेशन खत्म हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एसएचएम फ्लूइड। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक चीज बताना था कि अब से तुम लोग का जो क्लास रहेगा, जैसे सिर्फ अभी 3 बजे से स्टार्ट होता है ना। ठीक है, हर जिस दिन आते हो तुम लोग टीटीएस में आते हो ना, तो टीटीएस के ही दिन आना है। अब 2 घंटा पहले, 2 घंटा पहले में कोई भी एक सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा क्लास चलेगा तीनों दिन। इससे क्या होगा कि हम लोग का जो कोर्स जितना रहेगा वो हम लोग ओवरकम कर जाएंगे। ठीक है, बकायदा पूरा टाइम टेबल तुमको मिल जाएगा 2-3 दिन में। तो याद रखना 3 बजे से क्लास रहता है, ठीक उसके मतलब 1 बजे से आना है तुमको, बस इतना दिमाग में फिट करना। कब से आना है तुमको ग्रुप में सबको इन्फॉर्म हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बोल रहे हैं, ग्रेविटेशन हम वहां भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का मेरा पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है। कर क्या सकते हो कि हम तुम्हारे बैच में एसएचएम स्टार्ट कर देते हैं। अगर तुमको ग्रेविटेशन पढ़ना होगा तो उस वीडियो को भी देख लोगे तो तुम्हारा कम से कम स्कूल के लिए ग्रेविटेशन हो जाएगा। फ्लूइड्स, थोड़ा दिमाग काम नहीं करता मेरा। फ्लूइड्स का मेरा पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है। तो अगर तुमको फ्लूइड्स पढ़ना है खाली स्कूल के लिए, तो तुम खाली कुछ नहीं 4-5 वीडियो देख लेना, फ्लूइड्स हो जाएगा। एसएचएम तुम लोग की क्लास में करवा देते हैं, तो एसएचएम भी हो जाएगा, फ्लूइड्स वीडियो देख के हो जाएगा, ग्रेविटेशन हो चुका है। एक्स्ट्रा क्लास में हम ये करेंगे कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स खींच देंगे। तो लगभग अगर तुम लोग स्कूल के लिए देख रहे हो तो स्कूल के लिए पूरा निश्चिंत रह जाओगे। अब जान ले लोगे, कराएंगे धीरे धीरे धीरे। हम इतना इतना कम समय में इतना चीज नहीं हो पाएगा। तुम अगर सोच रहे हो कि सब चीज हम कर लेंगे 2-3 महीना में, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मौका ये रहेगा कि जब जब जैसे आगे 12th में चले जाएंगे, तो उस समय क्या रहेगा, कभी, क्योंकि देखो 12 स्टार्ट होगा मार्च के मिड से स्टार्ट हो जाएगा। 12 दिसंबर यानी अक्टूबर एंड तक हम लोग खत्म करने का ट्राई रखते हैं, अक्टूबर एंड तक, क्योंकि सबको जनवरी में मेंस देना रहता है। ठीक है, और जनवरी मेंस से पहले हम लोग सारा खत्म कर लेंगे। तो ये मान के चलो कि 12th वाला पूरा सिलेबस तुम्हारा अक्टूबर एंड या नवंबर मिड तक चलेगा मैक्सिमम। यानी दिसंबर तक तुम ये मान के चलो कि सारा खत्म हो जाएगा। जो टाइम वहां निकालेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि स्कूल तुरंत 12th अभी स्टार्ट कर देगा, कुछ समय देगा। उस समय में 11th का जो पिछला वाला चीज है वो हम करवा देंगे। ठीक है, हाँ।